नमस्कार बच्चे, मेरा नाम राम है और आज मैं अपने कहे अनुसार हिंदी ग्रामर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर किसी एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास के लिए नहीं है, बल्कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए ज़रूरी है। जो हिंदी व्याकरण होती है वो किसी भी क्लास के लिए बदलती नहीं है, एक समान चलती रहती है, चाहे वह कोई सी भी क्लास होगी। जैसे कि आज हम देख रहे हो सामने हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास। देखो, जो अपना हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है वो बहुत पुराना माना जाता है, लगभग 1050 वर्ष पुराना माना जाता है। और जो हिंदी पद्य साहित्य इतिहास हम जो समझते हैं यहाँ से, तो वो किसके अनुसार समझते हैं? जो परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है उनके अनुसार हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को का समझते हैं। और जो उनका विभाजन हुआ था वो 4 युगों में शुक्ल जी ने किया था, 4 युगों में, ठीक है। तो उसका जो उन्होंने विभाजन किया था, पहला युग था आदिकाल। आदिकाल का ही दूसरा नाम है वीरगाथा काल। यह आदिकाल जो शुरू होता है 1050 से शुरू होता है, क्योंकि 1050 वर्ष पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको विभाजन किया था और वहीं से हम इसको एडॉप्ट किए हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को। इसीलिए हम 1050 से लेकर के 1350 तक पहला अपना जो काल आया आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल चला। दूसरा अपना जो काल कहलाता है भक्ति काल। भक्ति काल को ही हम पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं, जो कि 1375 से लेकर के 1700 तक चला। अब ये सन नहीं है बल्कि संवत है। संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700 तक। और जो तीसरा युग है रीति काल, इसे को हम उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। और यह जो तीसरा युग था वह 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। इसके बाद जो चतुर्थ युग था वो आधुनिक काल, जिसे हम वर्तमान में जी रहे हैं, इसी को बोलते हैं आधुनिक काल या अद्यतन काल के नाम से भी हम इस युग को जानते हैं। और यह संवत 1900 से प्रारंभ हुआ था। संवत 1900 से लेकर के अभी तक जो यह समय चल रहा है इसी को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों ने देखा अभी तक किस तरह से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के युगों का विभाजन किया गया था। अब हम क्रमशः क्या करेंगे, सबसे आगे हम पढ़ेंगे विशेषताएं, उनके प्रमुख का भी, उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। क्रमशः हम आपको 1050 से लेकर के उन अद्यतन काल अर्थात आधुनिक काल के जितने भी कवि हुए, जितने भी युग आए, उन सब की विशेषताएं बताऊंगा, उनकी रचनाएं बताऊंगा, उनके कवियों के प्रमुख कवियों के नाम भी बताऊंगा। देखिए, जो पहले विशेषताएं आती थी वो बहुत डिटेल में आती थी, क्योंकि उनमें नंबर जो होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, 4-4 मार्क्स के आते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल दिया है। पेपर के जो पहले प्राप्तांक हुआ करता था ज़्यादा होता था, अब हो गया कम। अब उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा, जिस तरह से जो जितने नंबर का आता है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को उतने अंक के हिसाब से बांटेंगे, उतने ही शब्द लिखेंगे। तो हम जब वीरगाथा काल अर्थात वीरगाथा काल विशेषताएं, हम इसी को विशेषता बोल सकते हैं या इसी को हम प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं। जो वीरगाथा काल की पहली विशेषता है वो है संदिग्ध रचनाएं। मतलब जो इस काल के अर्थात वीरगाथा काल में जो कवि हुआ करते थे, जो उनकी रचनाएं होती थी काफी संदिग्ध हुआ करती थी। दूसरा, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन का मतलब होता है जो उस समय में जितने युद्ध हुए थे उनका उन्होंने इस तरह से वर्णन किया था, जैसे उन्होंने जो युद्ध, जैसे अलंकार पढ़ते मानवीकरण, उसी तरह से युद्धों मतलब जो इन्होंने रचनाएं करी, युद्धों का इतने अच्छे से वर्णन किया जैसे वह युद्ध सजीव हो, मतलब कि जीवित हो। तीसरा है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर रस और इन्होंने श्रृंगार रस की प्रथम रखा, और इन्होंने ज्यादा इन्होंने जो बेस था श्रृंगार रस और वीर रस पर डाला इस वीरगाथा काल के कवियों ने। चौथा, संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि राष्ट्रीयता की भावना इन्होंने कम दिखाया जो वीरगाथा काल के कवि थे। संकुचित मतलब होता है किसी भी चीज को कम से कम रूप में वर्णन करना। रस युक्त काव्यों की रचना,
मतलब जो इन्होंने वीर गाथा काल में जिन्होंने इन कवियों ने रचना करी थी, तो उसमें ज्यादा इन्होंने किसको प्रधानता दी है? रस को। फिर छंदों का विविध मुखी प्रयोग। छंदों का विविध मुखी का मतलब होता है छंदों का कई तरीके से प्रयोग, जितने भी छंद के प्रकार होते हैं उसको जब पढ़ेंगे तब उसमें हम उनके डिटेल जब पढ़ेंगे छंद का, तब हम उसमें अच्छे समझेंगे कि किस तरह से विविध मुखी का प्रयोग किया गया। एक विशेषता के रूप में इसको हम सीधा सा पढ़ेंगे, छंदों का विविध मुखी प्रयोग। अगला है डिंगल और पिंगल भाषा। ये डिंगल जो भाषा होती है ये अपभ्रंश और प्राकृत भाषा का मिश्रण होता है, डिंगल भाषा, और एक होती है पिंगल भाषा। अब ये थी विशेषताएं, इतना लिख दोगे आप लोग तो इसमें से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और एक नंबर भी आपको इसमें से नहीं कटने वाले, 0.5 भी। अब हम इसके प्रमुख ये कवि और रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो इसके प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, नरपत, नाल, जगनिक और दलपति विजय। तो जो चंद्रवरदाई हुआ इसकी प्रमुख रचना थी पृथ्वीराज रासो। दूसरा है नरपति नाल, इसकी रचना थी नीलदेव रासो। और तीसरा है जगनिक, इसकी रचना है आल्हाखंड। चौथा है दलपति विजय, इसकी रचना है खुमान रासो। मुख्य रूप से आप इसको याद रखना, डिंगल जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा और प्राकृतिक भाषा से मिलकर के बनी हुई है। हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो हम आगे के कवियों के कम से कम 2 से 3 काल के कवियों के और उनकी विशेषताओं का वर्णन लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।